हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्रॉब्लम बीइंग फेस्ड बाय एन एंटरप्रेन्योर्स। कौन कौन से रोल्स हैं जो ये एंटरप्रेन्योर्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर प्ले करते हैं, किस किस तरह से इकोनॉमी को हेल्प करते हैं आगे डेवलप होने में, और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो उनको फेस करनी पड़ती हैं अपने बिजनेस के अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर्स की इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर। जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो डिपेंड करता है बिज़नेस टू बिज़नेस, इकोनॉमी टू इकोनॉमी एंड कंट्री टू कंट्री। अलग अलग रोल्स अलग अलग एंटरप्रेन्योर्स प्ले करते हैं, जैसे कि अकॉर्डिंग टू देयर मटेरियल रिसोर्सेज, इंडस्ट्रियल क्लाइमेट एंड मोर इम्पॉर्टेंटली द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम टू द ग्रोथ ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। डिपेंड करता है उनके पास मटेरियल रिसोर्सेज हैं या नहीं हैं, या फिर जो इंडस्ट्रियल क्लाइमेट है उस कंट्री का वो कैसा है, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ इस्टेब्लिश होती भी हैं या नहीं, या फिर कि जो वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम है, जो वहाँ की गवर्नमेंट है, कितना सपोर्ट करती है इंडस्ट्रीज़ को आगे बढ़ाने के लिए, क्या क्या नई नई स्कीम्स और टेक्निक्स का यूज़ वो करती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं किसी भी बिज़नेस को इस्टेब्लिश करने में, और अगर बिज़नेस इस्टेब्लिश हो जाता है तो वो बिज़नेस इकोनॉमिकली हेल्प करता है किसी भी कंट्री को ग्रो होने में। देन हम यहाँ पे बात करते हैं कि एक एंटरप्रेन्योर क्या काम करता है, कैसे उसकी एंटरप्राइज हेल्प करती है नई नई अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की। जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनसे क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ होंगी उतनी ज़्यादा लोगों को काम मिलेगा, उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिलेंगी और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी। ठीक है। दे डू नॉट डिपेंड्स ऑन गवर्नमेंट जॉब्स एंड प्राइवेट जॉब्स। अगर एक पर्सन सेल्फ एम्प्लॉयड है, सेल्फ सफिशिएंट है और खुद ही अपने आप को लीड करने के काबिल है, तो उसको किसी भी तरह की गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए कोई भी इंडस्ट्री नई ओपन की जाती है या कोई भी एंटरप्रेन्योर है, वो क्या काम करता है, वो नई अपॉर्चुनिटीज़ को खोजता है और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करता है, जिससे उसको खुद को तो काम मिलता ही है, साथ में जहाँ काम की ज़रूरत होती है, जिन लोगों को काम की ज़रूरत होती है, उनको भी हेल्प मिल जाती है। इसी तरह से यहाँ पर कहा गया है, they play a key role in generation of employment opportunities by establishing micro, small-scale industries and service centers, establishing industries in rural and backward areas। जो हमारे रूरल एंड बैकवर्ड एरियाज़ हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं हैं, अगर ऐसी जगह पर इंडस्ट्रीज़ ओपन की जाएंगी तो उससे वहाँ के लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। कैसे हेल्प मिलेगी? वहाँ के लोगों को काम मिलेगा और इंडस्ट्रीज़ के वहाँ पर होने की वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन है उसकी फैसिलिटीज़ भी उनको इजीली अवेलेबल हो सकेगी। इसी तरह से रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी और इसके साथ बड़ी सारी चीज़ों की उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जा सकती हैं। तो इसीलिए जो एक एंटरप्रेन्योर है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है। देन हम बात करते हैं इसी के अंदर फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल। अब इंडस्ट्री से क्या होता है, नई नई एंटरप्राइजेज से क्या होता है कि जो कैपिटल है वो जनरेट होती है। कैसे? एंटरप्रेन्योर्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल in the formation of capital in the economy. His efforts to mobilize the capital result in motivating the investors to direct their ideal saving in the industrial securities. अगर इंडस्ट्रीज़ अच्छी होंगी, इंडस्ट्रीज़ अच्छे प्रॉफिट्स अर्न करेंगी, तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी उसके रिज़ल्ट से मोटिवेट होकर अपना पैसा उन इंडस्ट्रीज़ में लगाएंगे। फॉर एग्जांपल शेयर परचेज़ करते हैं काफ़ी लोग, ठीक है, तो उससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट इंडस्ट्रीज़ को भी होगा और ऑल ओवर क्या होगा, कैपिटल फॉर्मेशन होगा। अगर हम कहीं पर पैसा लगाते हैं वो मनी आगे सर्कुलेट होती है और सर्कुलेट होती है तो इसी तरह से कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ती रहती है। देन बात आती है बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट की। इंडस्ट्रीज़ के ज़्यादा होने से क्या होता है, बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट पॉसिबल होता है। कैसे?
Entrepreneurs in the public and private sectors help to remove regional disparities by setting up industries in the backward areas. जो अभी हमने पिछले पॉइंट में भी पढ़ा कि अगर बैकवर्ड एरियाज़ हैं तो वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ ओपन करने से वहाँ के लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है, तो जिसकी वजह से जो रीजनल डिस्पैरिटीज़ हैं वो रिमूव की जा सकती हैं। रीजनल डिस्पैरिटीज़ का मतलब क्या होता है कि एक एरिया में तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, सारी चीज़ों की फैसिलिटी है, लेकिन एक एरिया अभी भी ऐसा है जैसे कि रूरल एरियाज़ या बैकवर्ड एरियाज़ को ऐसा माना जाता है जहाँ पर कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं पहुँच सकती। तो अगर ऐसी जगहों पर इंडस्ट्रीज़ ओपन की जाएंगी तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली सारी की सारी फैसिलिटीज़ ईज़िली अवेल की जा सकती हैं, लोगों को हेल्प मिल सकती है। देन हम बात करते हैं इसी के अंदर जो ग्रोथ है इंडस्ट्रीज़ की और बिज़नेस की, वो लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक को बेनिफिट देती है। कैसे देती है? रोड ट्रांसपोर्ट, हेल्थ, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट एट्सेट्रा, इन सब में लोगों को हेल्प मिलती है। देन हम नेक्स्ट बात करते हैं इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम के बारे में। पर कैपिटा इनकम भी हमारी इंक्रीज़ होती है। नेशनल इनकम जो हमारी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। नेशनल इनकम कंसिस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री एंड दोज एक्सपोर्टेड। तो यहाँ पे कहा गया है कि अगर इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा से ज़्यादा होगी तो उससे क्या होगा कि हमारे पास गुड्स और सर्विसेज ज़्यादा होंगे। जो चीज़ें हम बाहर से मंगवाते थे और बाहर अपना पैसा भेजते थे, बाहर हमें पैसा लगाना पड़ता था, मल्टीनेशनल कंपनी से हम परचेज़ कर रहे हैं तो हमारे कंट्री का पैसा कहाँ जा रहा है? बाहर जा रहा है। तो उस सब से बचने के लिए अच्छी बात ये है कि हम अपनी ही कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ ओपन करें। तो इसीलिए हमारी जो नेशनल इनकम है उससे वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। और अगर हम जितनी भी चीज़ें हैं अगर हम खुद प्रोड्यूस करते हैं और उनको बाहर भेजते हैं तो उससे क्या होगा, जो फॉरेन करेंसी है हमारे पास आ सकेगी, तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हमारी कंट्री को उससे होगा। तो पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज़ की जाती है। देन आता है इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे अच्छी होती है? ऑटोमेटिकली अगर हम अच्छी कमोडिटीज़, अच्छे प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे और अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हम बनाएंगे अपनी कंपनीज़ के अंदर तो हमारी सोसाइटी को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत समय पहले बहुत ज़्यादा एडवांस प्रोडक्ट नहीं होते थे, ठीक है। अगर आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े टेलीविज़न होते थे, रेफ्रिजरेटर होते थे, वॉशिंग मशीन्स भी अलग टाइप की होती थी, मोबाइल फ़ोन्स भी अलग टाइप के होते थे, या फिर हमारी जो डे टू डे रूटीन की चीज़ें हैं जैसे कि हमारा फर्नीचर है या किसी और तरह की जो भी हमारी लाइवलीहुड है उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आज के टाइम में आए हैं। तो वो कैसे आए हैं? क्योंकि समय के साथ हमारे पास नए प्रोडक्ट्स आए हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट्स आए हैं जिनसे कि हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हुआ है, इम्प्रूव हुआ है। देन बात करते हैं इनोवेशंस इन एंटरप्राइजेस। इनोवेशंस का मतलब है नए नए आइडियाज़ को खोजना। तो बिज़नेस से हम नए नए आइडियाज़ को खोज सकते हैं। इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स क्या काम करते हैं? इंट्रोड्यूस करते हैं नए प्रोडक्ट्स को, और उससे क्या होता है, जो न्यू ग्रोथ है वो पॉसिबल हो सकती है। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीज़ें हेल्प करती हैं हमारी कंट्री को अच्छा बनाने में। तो इनोवेशंस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इनोवेशन से क्या होता है कि हमारी एंटरप्राइजेज़ को नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, हमारे एंटरप्राइजेज़ के पास बहुत ज़्यादा पैसा आता है प्रॉफिट के रूप में। तो इनोवेशन करना भी ज़रूरी है। जैसे कि हमारा जो आज का कस्टमर है, अगर हम आज के कस्टमर को पुराने ज़माने की चीज़ें देंगे तो वो शायद वो लाइकिंग उसकी नहीं होगी, वो उस चीज़ों को पसंद नहीं करेगा। लेकिन अगर आप कुछ एडवांस चीज़ लेकर आओगे तो वो चीज़ें हम ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इसीलिए एंटरप्राइजेज़ के अंदर भी, कंपनीज़ के अंदर भी, इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी इनोवेशंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ओवरऑल उससे बेनिफिट किसको होता है? इंडस्ट्रीज़ को ही होता है। देन आता है डिस्पर्जर ऑफ इकोनॉमिक पावर। इकोनॉमिक पावर जो है डिस्पर्स होती है, मतलब कि बंट जाती है। कैसे बनती है? अगर ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ होंगी तो पावर सभी के हाथों में जाएगी। अगर कुछ इंडस्ट्रीज़ होंगी तो मोनोपोली की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, क्योंकि पावर कुछ एक लोगों के हाथ में आ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई भी प्रोडक्ट है वो कोई एक ही कंपनी बनाएगी तो वो अपने अकॉर्डिंग उसके प्राइजेस को चार्ज करेगी। लेकिन अगर वहीं
उसी के साथ कोई कॉम्पिटिटर्स मार्केट में आ जाते हैं और उसी तरह के प्रोडक्ट्स बनाने लग जाते हैं और उससे कम प्राइजेज़ में सेल करते हैं, तो डिमांड जो है बढ़ जाएगी। तो इसीलिए डिस्पर्सल ऑफ इकोनॉमिक पावर का होना ज़रूरी है, जिसकी वजह से जो मोनोपोली की सिचुएशन है वो कंट्रीज़ में क्रिएट नहीं हो पाती और ओवरऑल जो इन्फ्लेशन है वो भी कंट्रोल में रहती है, जिसकी वजह से कस्टमर को भी बेनिफिट होता है और इंडस्ट्रीज़ को भी बेनिफिट होता है और कंट्री को भी बेनिफिट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की। अब रिसोर्सेज क्या हैं जो कि हम यूज़ करते हैं? रिसोर्सेज हमारे पास जितने हैं हमें उनको प्रॉपरली यूज़ करना है। लैंड, लेबर, कैपिटल हमारी कंट्री के पास जितना है, जितने रिसोर्सेज हमारे पास हैं, अगर हम उसको प्रॉपरली यूटिलाइज़ नहीं करेंगे, अगर हम उसको वेस्ट करेंगे, तो उससे नुकसान किसको होगा? हमें ही होगा। तो इसीलिए जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इलेक्ट्रिसिटी है या फिर वाटर है, आप उसको अननेसेसरी वेस्ट करोगे तो एक टाइम के बाद वो ख़त्म हो जाएगा। तो आपने रिसोर्सेज को वेस्ट किया, आपने उसको यूटिलाइज़ नहीं किया। तो इसीलिए जो रिसोर्सेज हैं हमारे पास, कंपनीज़ के पास, उनको उसको प्रॉपरली यूटिलाइज़ करना चाहिए। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस क्या है? हमारी कंट्री अगर हर एक चीज़ के लिए दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंड रहेगी, दूसरी कंट्री से सामान मंगवाएगी और अपनी कंट्री में सेल करेगी, तो उससे क्या होगा? फ़ॉरेन एक्सचेंज से हमें बेनिफिट नहीं मिलेगा, हमें नुकसान होगा, क्योंकि हमारा जो पैसा है वो कहाँ जा रहा है? बाहर की कंट्रीज़ के पास चला जाएगा और उनको उससे प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर वही चीज़ें हमारी कंट्री के अंदर बननी स्टार्ट हो जाती हैं, वही क्वालिटी प्रोडक्ट्स हमारी कंट्री के अंदर बनने स्टार्ट हो जाते हैं, तो उससे हम अपनी कंट्री के ऊपर ही डिपेंड होंगे, ना कि बाहर की टेक्नोलॉजी या बाहर की अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर डिपेंड होंगे। तो इसीलिए इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस का होना ज़रूरी है। और ये सब कैसे पॉसिबल है? अगर हमारी कंट्री के कस्टमर्स और गवर्नमेंट सपोर्ट करती है इंडस्ट्रीज़ को और उनके प्रोडक्ट्स को, तभी ये पॉसिबल हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्वॉल्वमेंट ऑफ यूथ इन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़। जो यूथ है आजकल का, जैसे कि आप लोग हैं, आप लोगों के नए माइंड्स हैं, ठीक है, आप लोग के इनोवेटिव माइंड्स हम कह सकते हैं, जिससे क्या है कि नई नई सोच आप लोग लेकर आ सकते हो किसी भी काम को करने के लिए। आपके पास वैरायटी ऑफ टेक्निक्स हैं, तो इसीलिए यूथ की इन्वॉल्वमेंट होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। अगर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में यूथ इन्वॉल्व होगा तो उससे क्या होगा? कंट्री को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी और के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। Every country is required to direct the energy of the youth with entrepreneurial traits to the self-employment careers. Government is trying to create such environment by providing lot of schemes in country to attract and motivate the youth for establishing their own ventures. गवर्नमेंट भी काफ़ी सपोर्ट करती है यूथ को। कैसे सपोर्ट करती है? कुछ इस तरह की स्कीम्स चलाती हैं जिससे आप ज़ीरो बजट में भी कोई भी बिज़नेस ओपन कर सकते हो। उससे गवर्नमेंट को क्या बेनिफिट होता है कि जो नए माइंड्स हैं वो सामने आते हैं, नई टेक्निक्स के साथ नए लोग जब काम करते हैं तो उससे काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज मिलता है। इसी के साथ हम नेक्स्ट बात करते हैं सोशल स्टेबिलिटी की। एंटरप्रेन्योर जो है एक क्रूशियल रोल प्ले करता है किसके अंदर? सोशल स्टेबिलिटी के अंदर। इन ईच एंड एवरी कंट्री एंटरप्रेन्योर्स आर कंसीडर्ड एज अ वैल्यूएबल ह्यूमन रिसोर्सेज। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सोशल स्टेबिलिटी लाइज ऑन हिज शोल्डर। ही डज so by so many ways, like absorption of workforce in industries and self-awareness and depending self-confidence, empowering women through enterprises. काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हमें मिलते हैं, सोशल स्टेबिलिटी हमें मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले जो गर्ल्स होती थी, वुमेन्स होती थी, उनको काम करने नहीं दिया जाता था, लेकिन आज की डेट में अगर आप देखोगे हर सेक्टर के अंदर आपको वुमेन्स ज़रूर दिखेंगी। तो ये क्या है? आप काम करने के काबिल हो, आपको एजुकेशन में प्रॉपर हिस्सा दिया जाता है, आपको एजुकेशन के लिए पीछे नहीं रखा जाता। तो ये सारी चीज़ें सोशल स्टेबिलिटी क्रिएट करती हैं, ठीक है। देन एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी थ्रू एंटरप्राइजेस। हम गरीबी को ख़त्म कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ को ग्रो करके। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्रीज़ हैं या फिर आर्टिस्ट हैं
जिनको कि कोई काम नहीं देता। लेकिन अगर हम इस तरह की इंडस्ट्रीज़ को ओपन करें जहाँ पर आर्टिस्टिक गुड्स को प्रमोट किया जाए और हैंडीक्राफ्ट को प्रमोट किया जाए, तो ऐसे लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा काम मिल जाएगा। और जिससे क्या होगा, जो गरीबी है वो दूर होगी और उनकी वजह से जो क्राफ्ट्स हैं, जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं, उसकी नॉलेज भी आज की पीढ़ी को रहेगी। देन आता है लोकल डिमांड। लोकल डिमांड भी क्रिएट करने में एंटरप्रेन्योर्स काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। बजाय इसके कि हम बाहर के कस्टमर्स को अट्रैक्ट करें, हम अपनी लोकल डिमांड को भी क्रिएट कर सकते हैं। कैसे? जो हमारी टेक्नोलॉजी है, हम अपने लोगों के लिए अगर अच्छी अच्छी चीज़ें बनाएं तो उससे हमारी सोसाइटी को ही काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। जो हमारे पास स्किल्स अवेलेबल हैं, रिसोर्सेज अवेलेबल है, एक्सपीरियंस है, उससे हम अपनी लोकल डिमांड को अफेक्ट कर सकते हैं। तो नए एंटरप्रेन्योर्स जो हैं ये ध्यान में रखते हैं कि वो बाहर जाने की बजाय अपनी लोकल डिमांड को अफेक्ट करें और उन्हीं की जो डिमांड्स है उसको फुलफ़िल करें, जो भी हमारे लोकल कस्टमर्स हैं। और इन्हीं को ध्यान में रखते हुए जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी इस तरह के काम करती हैं, वो भी अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करने के लिए इस तरह की चीज़ें करती हैं जिससे कि लोकल डिमांड अफेक्ट होती है। तो जब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ दोनों मिलकर अपनी कंट्री के जो कस्टमर्स हैं उनके लिए कुछ नया करती हैं, तो उससे ओवरऑल जो कंट्री है उसकी डेवलपमेंट होती है और लोकल डिमांड भी अफेक्ट होती है। और उसी लोकल डिमांड से काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट्स वो एंटरप्रेन्योर्स अर्न कर सकते हैं। एट लास्ट आता है एनरिचिंग लाइफस्टाइल्स। ड्यूरिंग लास्ट फ्यू ईयर्स some new areas have emerged as a new business opportunities in the economy and entrepreneurs are working on it. They are playing an important role in the field of media, paper, television, radio, entertainment, tourism, catering, couriers, transport, communication, education, healthcare, etc. हमारी लाइफस्टाइल काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो चुकी है पहले के कंपैरेटिवली। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम सभी लोग कहीं ना कहीं ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। तो आज की डेट में आपको घर बैठे खाना मिल जाता है, घर बैठे कोई भी आइटम आप परचेज़ कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हमारी लाइफस्टाइल को अफेक्ट करती हैं। पहले की तरह हमें स्पेशली बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे लाइफस्टाइल में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं। हमारे हेल्थ के अंदर इम्प्रूवमेंट हुई है। हेल्थ सेक्टर ने काफ़ी ज़्यादा नई नई टेक्निक्स को चलाकर हेल्थ सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स लोगों को दिए हैं। देन आता है अवेयरनेस। अवेयरनेस अब पहले की तरह नहीं रही, लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस आ चुकी है। पहले लोगों को आइडिया नहीं होता था चीज़ों का, बिज़नेस का, काम करने का, लेकिन आजकल के लोगों को काफ़ी ज़्यादा चीज़ों की नॉलेज है, जिसकी वजह से जो हमारे लाइफस्टाइल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। तो ये सब कैसे पॉसिबल हैं? नए नए एंटरप्रेन्योर्स की वजह से और उनके नए नए बढ़ती हुई इंडस्ट्रीज़ को ध्यान में रखते हुए ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो सकी हैं। तो इसीलिए एट लास्ट यहाँ पर कहा गया है एंटरप्रेन्योर्स क्या है, एक की है टू क्रिएशन ऑफ न्यू एंटरप्राइजेज दैट एनर्जाइजेज द इकोनॉमी एंड establishing enterprises that make the economic structure. He can be said to be the central figure in the process of development. तो इसीलिए कहा गया है एंटरप्रेन्योर जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए। देन इसी के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, प्रॉब्लम्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। अभी हमने बात की थी कि कैसे कैसे हमारी सोसाइटी को हेल्प मिलती है, हमारी कंट्री की डेवलपमेंट होती है एंटरप्रेन्योर्स की वजह से। लेकिन अब हम बात करते हैं कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो ये तो जेन्युइन सी बात है कि अगर एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी होंगे, ठीक है। अगर बेनिफिट्स हैं तो नुकसान भी कहीं ना कहीं होंगे। इसी तरह से अगर कुछ अच्छी चीज़ें हैं तो प्रॉब्लम्स भी फेस करनी ज़रूर पड़ेंगी। अब वो क्या प्रॉब्लम्स हैं जो उनको यहाँ पे फेस करनी पड़ती हैं? सबसे पहले बात करते हैं लैक ऑफ एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट की। जो एक्सपीरियंस स्टाफ है वो नहीं मिल पाता, क्योंकि आज की डेट में अगर आप देखो तो जो पुराने लोग हैं जो काम करते हैं, वर्कर्स हैं, वो नई कंपनीज़ की तरफ भागते हैं। क्यों भागते हैं? उनको वहाँ पर अच्छा पैकेज मिलता है, अच्छे पैसे मिलते हैं, तो वो पुरानी कंपनी से शिफ्ट हो जाते हैं नई कंपनीज़ में, जिसकी वजह से जो एक्सपीरियंस मैनेजमेंट और स्टाफ है वो कंपनीज़ के पास अवेलेबल नहीं हो पाता। तो जिसकी वजह से जो न्यू हैंड्स हैं, जो कि फ्रेशर्स हैं, उनको अपॉइंट कंपनी करती रहती है। देन उसके बाद आता है रैपिड ग्रोथ। जो ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा
हो रही है, इंडस्ट्रीज़ की भी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, जिसकी वजह से कंपटीशन को काफ़ी ज़्यादा फेस करना पड़ता है इंडस्ट्रीज़ को भी। और मैन पावर, मार्केटिंग चैनल्स एटसेट्रा, ये सारे के सारे एक स्ट्रेस का विषय है, ये सारे के सारे एक प्रॉब्लम भी कहीं ना कहीं बन गई है। अगर ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी तो ग्रोथ का मतलब समझते हैं कि हमें टाइमली कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। अगर हम नई ग्रोथ के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे तो हमारी कंपनीज़ को नुकसान होगा, वो कभी भी प्रॉफिट्स अर्न नहीं कर पाएंगी। तो सडन ग्रोथ एट अ हाइयर रेट बिकम अ प्रॉब्लम। अगर बहुत जल्दी से ग्रोथ हो रही है, इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ हो रही है और लोगों की डिमांड में चेंजेस आ रहे हैं, उनकी लाइकिंग्स जल्दी जल्दी चेंज हो रही है, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं एंटरप्रेन्योर्स को फेस करनी पड़ सकती हैं। देन आता है लैक ऑफ बिजनेस लिंकेजेस। अब एक एंटरप्रेन्योर को क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं कि जो टीम है उसकी वो भी प्रॉपर हो। टीम वर्क ही जो है एक बिज़नेस को कहा जाता है। जो टीम है वो किससे मिलकर बनती है? इज़ मेड अप ऑफ अदर इन्वेस्टर्स, वर्किंग पार्टनर्स, एम्प्लॉयज़, वेंडर्स, क्लाइंट्स एट्सेट्रा। तो टीम के अंदर ये सारे के सारे लोग आते हैं। इन्वेस्टर्स अगर इन्वेस्ट नहीं करेंगे कंपनीज़ में तो कंपनी आगे ग्रो नहीं कर पाएगी। एक अकेला पर्सन बहुत लॉन्ग रन तक अपनी कंपनी को रन नहीं कर सकता, उसको भी किसी ना किसी की ज़रूरत पड़ती है एक टाइम के बाद। वर्किंग पार्टनर्स, हमारे एम्प्लॉयज़ जो कि वहाँ पे काम करते हैं, वेंडर्स, क्लाइंट्स हमारे, ये सारे के सारे हमारे बिज़नेस को अफेक्ट करते हैं। तो बिज़नेस लिंकेज होना बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे के साथ टच में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑल प्ले एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द सक्सेस ऑफ एंटरप्राइजेस। नेक्स्ट बात करते हैं वीक मार्केटिंग की। अब हम सभी को पता है कि मार्केटिंग आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई नई कंपनी मार्केट में आई है और कोई नए प्रोडक्ट्स उसने बनाए हैं, लेकिन उस प्रोडक्ट्स के बारे में कस्टमर को नहीं पता, तो क्या उसकी डिमांड क्रिएट हो पाएगी? बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। तो आप सब लोगों को कैसे पता चलता है कि कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में आया है? आप लोग टेलीविज़न देखते हो, आप लोग एडवर्टाइजमेंट देखते हो, तो इन सब से आपको पता चलता है कि नया प्रोडक्ट मार्केट में आ चुका है, क्योंकि वो कंपनीज़ अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रही हैं। मार्केटिंग करने की वजह से डिमांड जनरेट होती है और कंपनीज़ को हेल्प मिलती है। लेकिन अगर मार्केटिंग अच्छी नहीं है, वीक मार्केटिंग है, तो उसकी वजह से कंपनीज़ को नुकसान भी झेलने पड़ सकते हैं। देन आता है लैक ऑफ ट्रेंड और एक्सपीरियंस्ड मैन पावर। हमारे पास ट्रेंड स्टाफ नहीं है, एक्सपीरियंस्ड मैन पावर नहीं है, जो हमने स्टार्टिंग में कहा कि मैनेजमेंट भी अच्छी नहीं है और स्टाफ भी अच्छा नहीं है, तो उससे हमारी कंपनी आगे सर्वाइव नहीं कर पाएगी। मैनेजमेंट क्या है? जो सिस्टम हमारी कंपनी को चला रहा है। इसी तरह से जो मैन पावर है वो भी उसी के अंदर आता है, ठीक है। वो भी कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, अगर वही हमारी कंपनी से सेटिस्फाई नहीं है, जिस कंपनी के अंदर वो काम कर रहे हैं, तो वो उस कंपनी के अंदर अपना 100% नहीं दे पाएंगे। तो इसीलिए एक्सपीरियंस्ड मैन पावर और स्टाफ और ट्रेंड पर्सनस का होना कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी के अंदर पुअर फाइनेंशियल पोजीशन की। जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो भी कंपनीज़ की अच्छी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, फंड्स आज तो हैं लेकिन कल को नहीं है, तो उनको क्या करना पड़ता है? उनको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का सहारा लेना पड़ता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा कर्जदार भी हो जाते हैं और उनको नुकसान झेलना इन फ्यूचर पड़ सकता है अगर उनको किसी भी तरह के प्रॉफिट्स इन फ्यूचर ना हो। देन आता है इन एफिशिएंट इन्वेंट्री कंट्रोल। जो इन्वेंट्री कंट्रोल है, अगर वो प्रॉपर नहीं हो पा रही कंपनी से, तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान उनको झेलना पड़ सकता है। हमारा स्टॉक, अगर हम उसको प्रॉपरली वेयर हाउस में स्टोर नहीं करेंगे और वेस्टेज ज़्यादा होगी, डैमेज होगी, अगर हम उसको मेंटेनेंस नहीं दे पाएंगे, तो उससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हमें झेलना पड़ सकता है। तो वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़ या फिर दूसरी फैसिलिटीज़ कंपनीज़ के पास होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट भी इसके अंदर हेल्प कर सकती है, तो गवर्नमेंट का सपोर्ट भी इसके अंदर ज़रूरी होता है। तो इसकी वजह से भी हम प्रॉब्लम्स में आ सकते हैं। देन आता है इम्प्रूव प्राइसिंग। प्राइसिंग क्या है? बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड को बढ़ाने के लिए, या अफेक्ट करती है किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड को जनरेट करने के लिए। द प्राइस ऑफ एनी प्रोडक्ट इज़ कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट्स सक्सेस। द फिक्सेशन ऑफ प्राइस इज़ अनदर एरिया विच रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ अटेंशन। कंपनी को सबसे पहले अपने प्रोडक्ट के प्राइस पर ध्यान देना चाहिए। उसके प्राइसेस इतने होने चाहिए कि कंपनी के प्रॉफिट्स भी इजीली निकल जाएं और लोगों को भी उससे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो प्राइसिंग अगर हम
प्रॉपर नहीं करेंगे या फिर इम्प्रॉपर प्राइसिंग हमारी होगी, हमने कंपनी ने प्रोडक्ट तो बना लिया लेकिन उसको बहुत महंगा बनाया, या तो कस्टमर उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकते, या फिर हमने उसको मार्केट में इतना सस्ता बेच दिया, कंपनी को प्रॉफिट ही नहीं हो रहे, कंपनी उससे प्रॉफिट ही नहीं निकाल पा रही है, और प्रॉफिट तो क्या अपनी लागत भी नहीं निकाल पा रही है, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान कंपनी को झेलना पड़ सकता है। एट लास्ट आता है आउटलुक और विज़न। ये हमने स्टार्टिंग में भी बात की थी कि एक एंटरप्रेन्योर का विज़न क्लियर होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि इन फ्यूचर उसको क्या फेस करना है, क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स होंगे, क्या क्या उसको अर्न करना है। तो न्यू वेंचर्स हैव टू फेस दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स ऑन अ रेगुलर बेसिस। इन द अर्ली डेज और इट्स इनिशियल फेज, एवरी कंसर्न ट्राइज टू इस्टेब्लिश इट्सेल्फ इन द मार्केट। हर एक कंपनी यही चाहती है कि वो मार्केट में टिकी रहे, और वो कैसे टिकी रहेगी ये पहले से ही सोचना ज़रूरी है। दे फोकस ऑन शॉर्ट टर्म। अगर हम शॉर्ट टर्म के ऊपर फोकस करेंगे कि भाई चलो एक बार तो मार्केट में जाएं और टिक जाएं, और लॉन्ग रन की हमारे पास कोई प्लानिंग नहीं है, तो उससे हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। तो हमें इमीडिएट क्राइसिस का कैसे सॉल्यूशन निकालना है उसकी तरफ भी ध्यान देना ज़रूरी है। तो इसी तरह से ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो एक एंटरप्रेन्योर को फेस करनी पड़ सकती हैं जब भी वो कोई भी नई इंडस्ट्री या कंपनी को ओपन करता है। तो इसीलिए एंटरप्रेन्योर जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, लेकिन साथ ही साथ उनको कुछ प्रॉब्लम्स को भी फेस करना पड़ सकता है, लेकिन वो इन प्रॉब्लम से ओवरकम कर सकते हैं अगर वो पहले से ही प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलें तो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर होगा। थैंक यू सो मच।